जंतु जगत। बेटा ये मार्कर का पेन लेना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जीवों को उनकी शारीरिक संरचना ये वर्गीकरण के आधार हैं। क्या है ये? वर्गीकरण के आधार। हाँ, क्या है ये बेटा? वर्गीकरण के आधार हैं। वर्गीकरण के आधार। देखिए, हम जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? जीवों की शारीरिक संरचना जानते हैं? शारीरिक संरचना जानते हैं बेटा कि वो एक कोश की है या बहुकोश की है? इसके आधार पर एक तो होती है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जानते हो, जो एक कोशिक है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है। और जो मेटाजोआ होते हैं ये होते हैं बहुकोशिकीय। तो पहला है जीवों को उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर कि वो प्रोटोजोआ है, एक कोशिक है या बहुकोशिक। प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सभी पता ही आपको क्या जीव आते हैं? एक कोश के जीव आते हैं। और मेटाजोआ में बहुकोश जीव आते हैं। दूसरा है सममिति। जानते बेटा सममिति क्या होती है? सममिति का मतलब है यदि कोई भी जीव को केंद्र से गुजरने वाली कोई भी उदग्र रेखा यदि दो भागों में बांटती है उसे बोलते हैं सममिति। क्या बोलते हैं? मैं दिखा रखा है एक तीर सा, जैसे कि मान लो बेटा ये जीव को दो भागों में बांट रही है, वो सममिति होती है। जैसे कि मानव की बात करें तो मानव में कौन सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति। मानव को केवल एक ही अक्ष से दो पार्श्वों में बांटा जा सकता है। द्विपार्श्व दो पार्टों में एक ही अक्ष से। कहां से बेटा? यदि यों बांटे नीचे तक तो दो भागों में बढ़ जाएगा, और किसी भी अक्ष से तो दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अब ये सममिति के आधार पर भी जीव तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए बेटा? आर्य सममिति। आर्य सममिति का मतलब होता है जब किसी भी अक्ष से उस जीव को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि बेटा ये बोतल है, ये ले लो आप, तो इस ढक्कन को उठा करके इसको कहीं से भी बांट लो दो भागों में, यो बांट किसी भी आधार से बांट सकते हो। ये आर्य सममिति होती है। और आर्य सममिति पाई जाती है किसमें? संघशीलन टेट्रा के प्राणियों में आर्य सममित होते हैं वो। आर्य सममित और द्विपार सममित बताया, जैसे कि बेटा मानव के अंदर केवल दो भागों में, एक ही पार से दो भागों में बांट सकते हैं। और एक होती है असम्मित। जानते हैं? असम्मित का मतलब यह होता है कि जब जीव को किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, वो कहलाते हैं असम्मित। तो संघ पॉरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं। ये कोशिकीय संगठन दे रखा है। कोशिकीय संगठन के आधार पर एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, क्या संगठन है उनका? जर्म लेयर जानते हैं? ये जनन स्तर होते हैं। जर्म लेयर का मतलब जानते बेटा? ये क्या है? जनन स्तर है। जनन स्तर। इसके आधार पर
जो जीव होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं द्विकोरकी, द्विकोरकी, एक होते बेटा त्रिकोरकी, त्रिकोरकी। द्विकोरकी का मतलब बेटा आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव के जो अंग तंत्र बने हैं वो 3 स्तरों से बने हैं। बाह्य स्तर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, मध्य स्तर को मेजोडर्म और अंत्य स्तर को एंडोडर्म। जिस जीव का निर्माण यदि 2 स्तरों से होता है, द्विकोरकी का मतलब 2 स्तरों से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो सब द्विकोरकी है। और जिन जीवों का निर्माण 3 जनन स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, उनको बोलते हैं त्रिकोरकी। शरीर गुहा जिनको बोलते हैं सीलोम। एक बात ध्यान रखना, आज जो मैं इस चैप्टर को कराऊंगा ये नॉर्मल तरीके से है, डीपली नहीं है, लाइटली तरीके से है। और कल दोबारा चैप्टर कराऊंगा इसी को मैं बिल्कुल डीपली तरीके से। शरीर गुहा देखिए, शरीर में कितनी गुहा पाई जाती बताइए? 3। कौन कौन से? पहले होते बेटा देह गुह्य, जानते हैं? देह गुह्य का मतलब बेटा जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, जो मेजोडर्म से बनती है। और आधे गुह्य का मतलब जिनमें कोई भी देह गुहा नहीं होती। और कूट देह गुह्य ये होती है बेटा कि देह गुहा तो कूट गुह्य है जहां पर मेजोडर्म जगह जगह पर पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, वो कूट देह गुह्य है। और खंडन जानते हैं कि शरीर खंडों में बटा हुआ है कि नहीं? देखा होगा आपने, केंचुए का शरीर 120 खंडों बटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं खंडित। तो ये खंडन का मतलब यही होता है कि शरीर यदि भागों में बटा हुआ है तो वो खंडित प्राणी है। तो ज्यादातर वो संघ जो एनिलिडा पढ़ा होगा आपने, उसके संघ कैसे जीव होते हैं? उनमें खंडन पाया जाता है। तथा नोटोकोर जानते हैं? जानते हैं नोटोकोर क्या होती है? पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड जो हमारे रीढ़ की हड्डी है बेटा, इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है तंत्र का रज्जु पाई जाती है इसके अंदर। पृष्ठ रज्जु के उपस्थित आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है वो तो कॉर्डेट में आते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेट में आते हैं। की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कुछ आधार दे रखे हैं जिनके आधार पर हम जीवों को बांटेंगे। तो देखिए प्राणी जगत को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। बताइए कौन कौन से? पहला है कशेरुकी, नॉन कॉर्डेट, बता दिया, जिनके अंदर पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। बेटा मानव में जो पृष्ठ रज्जु है जो होती है वो बचपन में होती है, लेकिन बाद में वो कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। हालांकि रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है हमारी क्या? तंत्र का रज्जु। तो देखिए जीवों को 2 भागों में बांट दिया हमने, कौन कौन से? अकशेरुकी, जिनमें कशेरुक दंड या पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। ये नॉन कॉर्डेट्स है। तो नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से आते बताइए? आपके संघ पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, एनेडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, एनेडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और
हेमिकॉर्डेटा। ये आपके सभी संघ किस में आते हैं? अकशेरुकी में आते हैं। सभी आपने पहले पढ़ लिए हैं। और कशेरुकी बताइए कौन कौन से आते हैं? कशेरुकी में कौन कौन से आते हैं? नहीं पढ़े कशेरुकी? पढ़े बेटा आपने, बताइए कौन कौन से आते हैं? बताइए कशेरुकी में कौन कौन से आते हैं? हाँ बेटा, ऐसे कह रही है मैमेलिया। मैमेलिया जिनको बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। दूसरी बेटा एम्फीबिया, इनको बोलते हैं उभयचर। एबीज, नाम सुना है बेटा एबीज का? एबीज में आते हैं पक्षी। और बताइए रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया को क्या बोलते हैं? सरीसृप, रेंग कर चलने वाले। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं बेटा? यहां भी लिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा, काफी ज्यादा है ये। बताइए पोरी फेरा, सीलैंड ट्रेटा, प्लेटी, प्लेटी हेलमंथीज, एस्केल मिंथेज, एने लिडा, और इसके अलावा बेटा आर्थो पुड़ा, मोलस्का, और बताइए हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ये आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। ये बात ध्यान रखना। कशेरुकी में कौन से वर्ग आते हैं? एक कशेरुकियों के वर्ग है बेटा, और ये आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ोगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ोगे आप क्या? आप पढ़ोगे अकशेरुकी पढ़ोगे, नॉन कॉर्डेट्स का जो पहला संघ है। देखिए इसमें नोटोकॉर्ड, जानते हैं नोटोकॉर्ड? पृष्ठ रज्जो, क्या होती है बेटा? पृष्ठ रज्जो और रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है। ना तो पृष्ठ रज्जु होती है और ना रीढ़ की हड्डी होती है। बेटा बहुत से जीव हमारे अंदर तो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर डली हुई है पृष्ठ रज्जु। तो ध्यान रखना बेटा, कशेरुकी वे होते हैं जिनमें ना तो पृष्ठ रज्जु होती है और ना ही रीढ़ की हड्डी होती है। आप उन संघों के बारे में बता दिया, आपको कितना पढ़ोगे कि संघ पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ोगे। पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा। तो इसमें सबसे जो पहला संघ है
बेटा पोरीफेरा, पोरीफेरा जानते हो बेटा, पोर, PORE, पोर कहते हैं बेटा OSTIA, ऑस्टिया, ये ऑस्टिया कहते हैं छिद्र को, और फेरा FERA फेरा कहते हैं टू बियर VAR धारक। इसका मतलब क्या है, पोरीफेरा वे जीव होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, छिद्र, धारक माने धारण करने वाले, अर्थात इन जीवों को क्या बोलते हैं, छिद्रधारी प्राणी। क्या बोलते हैं बेटा, छिद्रधारी प्राणी कहेंगे, या छिद्र युक्त प्राणी, या छिद्रों को धारण करने वाले प्राणी। तो पहला पॉइंट दे रखा है, शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को याद रखना क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ये ऑस्टिया नामक छिद्र होते हैं। तो शरीर पर अनेक छिद्र बता दिया आपको, इन छिद्रों को बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है यहां पर जल नलिका तंत्र, जानते हैं, जिसको जल संवहन तंत्र भी बोल सकते हैं, जल नलिका तंत्र। क्योंकि बेटा इनमें क्या होता है, जिसकी कोई जीव है उनमें छिद्र हैं जिनको बोलते हैं OSTIA। तो इनसे क्या प्रवेश करता है बेटा, जल प्रवेश करेगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो जल है वो प्रवेश करेगा किसमें, ऑस्टिया में, OSTIA। ऑस्टिया से होकर जल प्रवेश करता है शरीर में, और शरीर के अग्र छिद्र, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम द्वारा क्या होगा बेटा, ये बाहर निकलेगा। ऑस्टिया छिद्र हैं, और ये स्पंज गुहा में जाएगा। सबसे पहले इन जल प्रवेश करेगा और छिद्रों से कहां जाएगा, ये शरीर के अग्र छिद्र ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि छिद्रधारी प्राणी हैं, शरीर छिद्रों से, जो शरीर में जो छिद्र है उनमें जल प्रवेश करता है, और अंदर होती है स्पंज गुहा। क्या होती है बेटा, शरीर में होती है स्पंज गुहा। क्या होती है, स्पंज गुहा होगी, और इस स्पंज गुहा के अग्र जो बड़ा छिद्र होता है, अग्र छिद्र, अग्र वाले भाग पर छिद्र होता है, कि छिद्र का नाम क्या है, ऑस्कुलम। बहुत सारे छिद्रों से शरीर में जल प्रवेश करता है इस संघ के प्राणियों में, स्पंज गुहा में जाएगा। स्पंज गुहा से अगले अग्र छिद्र, जो शरीर के अग्र छिद्र होगा उसको बोलेंगे बड़ा छिद्र होगा, ऑस्कुलम, उससे बाहर निकल जाए। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, जानते हैं, ये जो सभी जीव पढ़ रहे हो ये प्रोटोजोआ संघ के जीव नहीं है बेटा। कौन सा जीव है, मेटाजोआ जीव है, ये बहुकोशिक जीव है। और जितने भी बहुकोशिक जीव होते हैं वो संगठन बनाते, या तो बनाते हैं बेटा कोशिकीय स्तर का, या बनाते हैं वो ऊतक स्तर का, या बनाते हैं वो अंग तंत्र स्तर का, अंग एवं अंग तंत्र। अब देखिए, ये आप जानते हैं कि इस संघ के जीव कैसे हैं, ये जीव बहुकोशिक हैं। कैसे बेटा, बहुकोशिक हैं,
जीव तो बहुकोशिक है, पर ये कोशिकाएं क्या नहीं बनाती। हाँ, कोशिकाएं मिलकर, मतलब कोशिकाएं मिलकर ऊतक नहीं बनाती हैं। मतलब कोशिकाएं कैसी पाई जाती है, बिखरे हुए रूप में, बिखरे हुए कोशिकाएं मिलकर के ऊतक नहीं बना रही, कोशिकाएं बिखरी हुई पड़ी है। तो स्पंज इनको सामान्य रूप से क्या बोलते हैं बेटा, इनको सामान्यतः क्या बोला जाता है, इनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है, स्पंज। ये बात ध्यान रखना, स्पंज बोलते हैं। जो स्पंज होती है ना, उनको शरीर को पकड़ो वो दब जाती है। ऐसे ये जीव होते हैं जो अंदर छिद्री तो हैं, इसलिए इनको एक बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट में कि किस संघ के प्राणियों को स्पंज के नाम से जाना जाता है, पॉरीफेरा। ये बात ध्यान रखना है आपको। कोशिकीय स्तर का संगठन होगा, जीव बहुकोशिक है, पर कोशिकाएं मिलकर ऊतक नहीं बना रही, बिखरी हुई पड़ी है बेटा, बिखरे हुए रूप में पाई जाती है कोशिकाएं, कोई भी ऊतक अंकन निर्माण नहीं करती है। और इनके एग्जाम्पल हैं ये साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिला। पर लोग इंग्लिश पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला। ये बाथ स्पंज है। कौन सा स्पंज है भैया, बाथ स्पंज। इस प्रकार की होती है बेटा, आप लोग इसको रगड़ रगड़ शरीर में जो मैल होता है उसको साफ करने के लिए काम में लेते हैं, नहाने के लिए काम में लेते हैं, जब कपड़े धोने के लिए ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्पंज टाइप की होती है, इसको नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका संघ पॉरीफेरा। तो देखिए बेटा, आपका दूसरा संघ है, बताइए कौन सा है दूसरा संघ। आपस में बात नहीं बिल्कुल। ये है, बताइए बेटा कौन सा है, निडेरिया। इसको क्या बोलते हैं, निडेरिया, या बोल सकते हैं नाइडेरिया, एक ही बात है बेटा। देखिए अब बता दिया आपको मैंने कि पहला संघ पॉरीफेरा, दूसरा संघ आता है सीलेंट्रेटा, लेकिन सीलेंट्रेटा का संघ के रूप में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सीलेंट्रेटा को, जो आपका सीलेंट्रेटा था, सीलेंट्रेटा दो संघों में बांट दिया है। किसमें, एक तो निडेरिया, एक टीनोफोरा। टीनोफोरा एक बात ध्यान रखना, इसलिए संघ सीलेंट्रेटा का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बात ध्यान रखनी है, संघ सीलेंट्रेटा को दो संघों में बांट दिया गया है। कौन कौन से,
एक तो निडेरिया है और एक टेनोफोरा है। एक बात ध्यान रखना, अब आप पढ़ रहे हो कौन सा? निडेरिया। ये सिलेंटेटा का ही संघ है। पहला है मुख्य लक्षण, बात करेंगे द्विस्तरीय शरीर। जानते हैं बेटा, दो ही जनन स्तर होते हैं, कौन कौन से? एक्टो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो ही जनन स्तर होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसका मतलब है इस संघ के जीव कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं, दो जनन स्तर होते हैं। कैसे होते बेटा? ये दो जनन स्तर हैं, दो जनन स्तर, जिनको बोलते हैं द्विस्तरीय। दूसरी बात, रेडियल सममिति होगी। रेडियल सममिति का मतलब जानते हो बेटा? आर्य सममिति। आर्य सममिति जानते हैं? जीव को किसी भी अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, वो है आर्य सममिति। इस संघ के जो जीव होते हैं उनको किसी भी अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। और ये जो डंक कोशिका दे रखी है बेटा, दंश कोशिका है। ठीक, एक ही बात है। कौन सी कोशिका है? डंक कोशिका है, बोल दो दंश कोशिका है। आप दंश पढ़ी थी ना? हाँ, तो ये इंग्लिश बड़े, ये डंक कर दिया, दंश कोशिकाएं होती है। इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, दंश कोशिका। तो ये दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये बताता मैंने आपको कि दंश कोशिकाएं एक कांटेनुमा कोशिका होती हैं। इसी के आधार पर इनको दो संघों में बांटा गया है, जिनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है बेटा। इनमें तो पाई जाती हैं दंश कोशिकाएं। क्या? दंश कोशिकाएं। और इनमें ये नहीं पाई जाती। ठीक है, ये नहीं पाई जाती। एक बात ध्यान रखना, हम लोग दंश बोल देते हैं, पर किताब में डंक कोशिका लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड है, ये नाइडोब्लास्ट। दंश कोशिका बोल दो, ये कांटेनुमा संरचना तो होती है बेटा। इसका नाम पड़ा है निडेरिया, निडर है। क्यों? शरीर पर, जैसे कि वो देखा होगा आपने, जो झामूसा होता है, देखा कभी आपने? उसके ऊपर कांटे होते हैं। क्या कोई जीव इसका भक्षण करता है? सब जानते हैं कि बेटा इसका भक्षण हम लोग नहीं कर सकते, तो कोई उसका पर बच्चे नहीं है। ऐसे ही ये निडर है, ध्यान दो, नाइडेरिया निडर, इसी के नाम पड़ा बेटा। दंश कोशिकाएं पाई जाती, निडर है, इसलिए इसका नाम पड़ा निडेरिया, निडर। और इनमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। यही दोनों में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। एक अंतर और है इसमें, प्रकाश संदीप्ति। टेनोफोरा के अंदर ध्यान रखना, या जीव संदीप्ति बोल सकते हैं, प्राणी द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। देखा होगा आपने, कई जीवों को रात में जलते हैं, हैं? एक जुगनू का नाम देखा? जुगनू रात को ऐसे लगता है टॉर्च ले घूम रहा है। उदाहरण है, उदाहरण याद रखना। एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट उदाहरण आते हैं। हाइड्रा, क्या बेटा? ये ऑरेलिया और एडमसिया। ये एडमसिया है, ये क्या बेटा? ऑरेलिया है। ये क्या है? हाइड्रा है। तो ये इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे,
कुछ शब्द ऐसे, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं साइलेंट होते हैं। ये हाइड्रा है, ऑरेलिया है, और ये एडमसिया। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये सभी छिद्रधारी प्राणी हैं। कैसे हैं ये? छिद्र युक्त प्राणी हैं। तो ये रहा आपका नाइडेरिया। अब देखिए बेटा, ये आपका बताइए क्या शब्द रखा है? ये टीनोफोरा। यहां सी साइलेंट है, आगे को साइलेंट है बेटा, इसलिए मुझे लिखाना पड़ रहा है। इसको लिख लो, ये उसको बोलते टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसमें सी वर्ड साइलेंट है, टीनोफोरा बोलेंगे। अभी बताया था आपको कि सिलेंटेटा को दो संघों में बांट दिया गया था। निडेरिया पढ़ चुके, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और टीनोफोरा दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो मुख्य लक्षण क्या है बेटा? पहली बात तो ये समुद्री जीव है टीनोफोरा। कैसे बेटा? समुद्री जीव है। शरीर पर 8 कॉम्प प्लेट पाई जाती है। ये पट्टिकाएं होती हैं इनके शरीर पर, 8 कॉम्प प्लेट होती हैं, प्लेट नुमा संरचनाएं होती हैं, इसकी मुख्य पहचान है। और बायो ल्यूमिनेंस जानते हैं, ये अलग बढ़ दे दी, इंग्लिश बढ़ दे दिया, इसलिए इसको बोलते हैं जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति का मतलब है प्राणी द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। बताइए, जीव संदीप्ति राइटिंग में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे हो जाएगा। देखो पहले राइटिंग बहुत भद्दी आती थी। जीव संदीप्ति का मतलब है प्राणी द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। तो इस संघ की विशेषता है, ध्यान रखना बेटा, बायोल्यूमिनेंस इंग्लिश वर्ड है, कई ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं, पर ये जीव संदीप्ति प्राणी द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। उदाहरण है इसके, बताइए क्या है ये? प्लूरोब्रेकिया। क्या बेटा ये? प्लूरोब्रेकिया। ये क्या बेटा? टीनो, ये टेनोप्लाना है। ये एग्जाम्पल याद रखना, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। एग्जाम्पल याद रखना किसके? टीनोफोरा के। टीनोफोरा के। चौथा है आपका प्लेटी हेलमिंथेज। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटी प्लेटी हेलमिंथेज, और सामान्य भाषा में इनको क्या बोलते हैं बेटा? चपटे बेटा, बात नहीं आपस में। चपटे क्रमी, क्योंकि इनका शरीर कैसा होता है? चपटा शरीर, तल से बिल्कुल फ्लैट होता है। कभी इनको देखना बेटा,
चपटे क्रमी। तल से जो शरीर होता है इनका कैसा होता है? वैसे चपटे होते, गोल नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कई जीव, जैसे कि कई जीव गोल होते हैं ना। सांप के शरीर कैसी आकृति होती है? सांप की गोल होती है शरीर में। एस्केरिस गोल क्रमी है, एस्केरिस गोल क्रमी है। फीता क्रमी कैसा है बेटा? चपटा क्रमी है। दूसरा है त्रिस्तरीय, 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। कौन कौन से? तो बेटा बाहरी स्तर, बाहरी स्तर होता है कौन सा? एक्टोडर्म। मध्य कौन सा होता है? मध्य स्तर मेसोडर्म और अंत्य स्तर एंडोडर्म। ये बात ध्यान रखना, त्रिस्तरीय जीव हैं ये। और ये क्या बेटा? एक कोई लोमेट, एसिलोमेट है। क्या है? एसिलोमेट, जानते हो? एसिलोमेट का मतलब होता है, खूब पढ़ा होगा आपने, आदेह कोई है। सिलोमेट या सिलोम तो देहगुहा को बोलते हैं। ए लग गया तो देहगुहा अनुपस्थित हो गई, तो क्या होगा? ये आदेह हुई। तो बात ध्यान रखना, कुछ बड़े ऐसे आ जाते हैं और एग्जाम में भी आ जाते हैं कई बार, इसलिए आपको थोड़ी बहुत बड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आदेह हुई है, उदाहरण है आदेह हुई, जानते बेटा? इनमें देह गुहा का अभाव होता है। वैसे वास्तव में देह गुहा को कोई महत्व नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? अंधोथैला प्राणी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंधोथैला प्राणी बोलते हैं। अंधोथैला प्राणी। इनमें देह गुहा का कोई महत्व नहीं है, देह गुहा का कोई महत्व नहीं है। ये टेनिया है, ये क्या बेटा? फेसियोला, फेसियोला। और ये क्या बेटा? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और बेटा एक ऐसा जीव है प्लेनेरिया जिसमें पुनरोध भवन की क्या पाई जाती है? पढ़ा होगा, प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब ये जो पूंछ की, जो छिपकली की पूंछ में होती है ना, और मानव शरीर के कौन से अंग हैं? बाल और नाखून। नाखून काट दोबारा आ जाएंगे, बाल काट दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेन एरिया, यदि प्लेन एरिया को 2 भागों में बांट दें, हाँ, वो बेटा वास्तविक क्षमता नहीं थी, वो एक वरदानी ताकत थी। लेकिन वर्तमान में वो चीज नहीं है, वो केवल आपने सुना ही होगा। वर्तमान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो गर्दन काट दोबारा उग जाए। बेटा वो गर्दन दोबारा उगती नहीं थी, वही दोबारा आ जाती जो काटा आपने। लेकिन यहाँ पर प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, यदि इसको 3 भागों में खंडित कर दें या 4 भागों में खंडित कर दें, 4 जीव बन जाएंगे। 2 भागों में 2 जीव बन जाए। एक जीव ऐसा, वो ये लगभग ऐसा जीव होता है बेटा, इसको यो 2 भागों में बांट दिया तो ये देखो 1 2 3 भाग बन गए। ये भाग नीचे वृद्धि करेगा ऊपर का,
बीच वाला ऊपर नीचे करेगा वृद्धि और नीचे वाला ऊपर वृद्धि करेगा। अब इस वाले भाग को मैंने 3 भागों में बांट दिया, 3 नए जीव बन जाएंगे। ये होती है प्लेन एरिया की क्षमता। तो ये एग्जाम्पल याद रखना। नहीं बढ़ेगी, केवल ये क्षमता पूंछ में ही पाई जाती है। छिपकली के अलावा कोई जीव नहीं है, बात प्लेनेरिया है। छिपकली की केवल पूंछ में पाई जाती है। मानव के नाखून और बालों में ऐसे जीव के अंग हैं। ये नहीं है कि मानव के ही बाल, मतलब कि मानव के ही बालों में हो, बाल तो किसी भी जीव के हो। आप काट दो बाल दोबारा उग जाते हैं। बाल तो क्या चीज है, वो खाड़ दो तो भी दोबारा आ जाते हैं ना? नहीं, उड़ जाते तो भी आते हैं, लेकिन कई बार उड़ने से धीरे धीरे हमारे आंतरिक खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल अंदर से उखड़ने के बाद नष्ट होना चालू कर देते बेटा। ऐसी कंडीशन में वो बाल इंसान टकले हो जाते हैं। बाकी आप नॉर्मल बाल को उखाड़ोगे ना तो दोबारा उग जाएगा। और झड़ना अलग बात होती है, झड़ के दोबारा आ भी सकता है, वो अपनी क्षमता खो भी सकता है। बेटा झड़ते हैं केवल कमजोरी से, बाल सफेद पड़ते हैं कमजोरी से। हमारे शरीर में पोषकों की कमी से पड़ते हैं बाल सफेद जो पड़ते हैं। रंगा कोशिकाओं में जब वायु भर जाती है तो वो श्वेत होते हैं। ऐसे ही झड़ना एक कमजोरी है, कोई ना कोई कमी है। इंसान सूख रहा है, इसका मतलब कोई कमी है बॉडी में। बाल झड़ रहा, कोई कमी है, उस कमी की पूर्ति कर दो, बाल नहीं झड़ेंगे। अब आपका देखिए बेटा, प्लेटी हेलमंथेज, ये पढ़ा दिया है बेटा। देखिए अब है ये कौन सा, नेमेटोडा। ये तुमने नहीं पढ़ा होगा नेमेटोडा। ये गोल कृमि में ही आता है। ये एस के एलमंथीज तो पढ़ा है आपने, एस के एलमंथीज का ही पार्ट है बेटा नेमेटोडा। एस के एलमंथीज में आता है। आपने जो पढ़ा ना एस के एलमंथीज, गोल कृमि, प्लेटी एलमंथीज और एस के एलमंथीज, तो नेमेटोडा उसी का पार्ट है। तो देखिए नेमेटोडा के मुख्य जो लक्षण हैं, गोल और लंबा शरीर होगा। ये गोल कृमि है। कौन सी कृमि बेटा? ये ध्यान रखना, ये गोल कृमि है, गोल कृमि, जिनको बोलते हैं एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज गोल और लंबा शरीर होगा। और स्यूडोसिलोम, जानते हो स्यूडोसिलोम का मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अदेहुइया। और ये होते हैं कूट देहगुइये। क्या होता है बेटा? ये कूट देहगुइये। इनमें जो मीजोडर्म होती है, छिचली पाई जाती है, बताया आपको। यदि देह गुहा मीजोडर्म से बनती है तो वो वास्तविक गुहीय प्राणी है। तो इनमें देह गुहा कैसी पाई जाती है? कूट देह गुहीय, मतलब जगह जगह छिछले रूप में पाई जाती है। मीजोडर्म कैसी होती है बेटा? मीजोडर्म छिछले रूप में पाई जाती है बेटा, छिछले। जगह जगह कूट कूट के भरी हुई होती है मीजोडर्म। इसके उनको बोलते हैं कूट, माने कूट कूट भरी हुई है छिछले रूप में, इनको बोलते हैं कूट देह गुही है। इसका मतलब वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। पूर्ण पाचन तंत्र, कौन बताएगा
कि पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब होता है दो बाह्य द्वार, दो बाह्य द्वार। कौन कौन से हैं? दो बाह्य द्वार होंगे, एक तो होगा मुख और दूसरा होगा गुदा। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि हम मुख के माध्यम से तो भोजन ग्रहण करते हैं और गुदा के माध्यम से भोजन को, अपचित भोजन को बाहर निकालते हैं। वो होता है पूर्ण पाचन तंत्र। और एक पढ़ा होगा, इससे ध्यान दो, इससे पहले जो प्लेटी हेलमिंथेस था उसमें मिल रहा था अपूर्ण पाचन तंत्र। कैसा? अपूर्ण। उनमें केवल एक ही बाह्य द्वार था, मुख, जो दोनों का कार्य कर रहा था। उसी से तो वो ग्रहण कर रहे थे और उसी से बाहर निकाल रहे थे। तो ये होते हैं, लेकिन यहां पर आता है पूर्ण पाचन तंत्र। एग्जाम्पल देखिए, एस्केरिस, क्या बेटा ये? बुचेरेरिया, क्या ये? बुचेर बुचेरेरिया, बुचेरेरिया ये बताइए क्या है ये? एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा है ये। एग्जाम्पल आपको याद रखने, ये आपके गोल क्रमिक या नेमेटोडा के एग्जाम्पल है। नेमेटोडा या गोल क्रमी है बेटा ये। छठवां है आपका एनेलिडा, क्या है ये? एनेलिडा। मुख्य देखो बेटा, ये कैसे होते हैं? ये प्राणी होते हैं वलय रूपी। कैसे होते हैं बेटा? वलय रूपी। एनुलस कहते हैं रिंग, और फॉर्म रूपी, रिंग रूपी या वलय रूपी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। शरीर कैसा होता है? खंडित। शरीर खंडों में बटा हुआ होता है एनिलिडा का। ट्रियोसिलोम क्या पाई जाती है? सत्य देह गुहा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, सत्य देह गुहा पाई जाती है। बंद परिसंचरण तंत्र जानते हो? देवेश बताएगा क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र? रक्त रक्त बंद, रक्त वाहिनियों में बहता है, रक्त वाहिकाओं बंद का मतलब जानते हो? नसों में बह रहा है। रक्त बंद रक्त वाहिकाओं में बहता है, वो होता है कैसा? बंद परिसंचरण तंत्र। और खुला जानते हो? हृदय रक्त को पंप करेगा, सीधे शरीर में देह गुहा होती है, रक्त गुहा होती है, वहां रक्त जाएगा और वहां से सिर्फ हृदय में आएगा। उनमें यहां बंद नलिकाओं बहता है। आप एक ही नलिका से पूरे रक्त को बाहर निकाल सकते हैं।
एक नलिका से वो रक्त को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चारों बगल से खुली हुई नहीं है, बंद है। हालांकि धमनी और सिराएं धमनिकाओं और सिरकाओं में बढ़ती हैं, उनका जाल फैला हुआ पूरे शरीर में, लेकिन प्रत्येक ऊतक और अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना और उनसे उस उत्पादों को लाना किसका काम होता है? रक्त का काम होता है। तो ये बात ध्यान रखना, रक्त परीक्षण कैसा मिलता है? बंद परिसंचरण तंत्र। उदाहरण याद रखो, अर्थबॉर्म जानते हो? अर्थबॉर्म, केंचुआ। हाँ जी, मक्खी में पाया जाता है फला। किसमें? फला मक्खी में, मक्खी ना, आर्थ्रोपोडा में आते बेटा मक्खी, आगे संग आएगा भाई। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद तो सभी बंद मिलेगा, इससे पहले खुला था, समझा बेटा? मक्खी जैसे मार है तो संग संग ब्लड आ जाता है। वो तो किसी को मार ले, सर्प को मार दे, सर्प में चोट लगेगी तो ब्लडिंग होगी, और इंसान में एक बुला करके सब बल जोर से दो, धैर्य से खून निकलेगा? सीधा नहीं निकलेगा। मच्छर को मारो, सीधे रक्त देखेगा, पर मच्छर का रक्त नहीं होता, वो हमारा खून है। हमारा खून पी रहा था, हमने चोट मार दी, क्या हुआ? जो खून दिख रहा है ना, वो हमारा खून है। मच्छर का खून, जो रक्त होता है वो सफेद होता है, श्वेत होता है। अब देखिए, हाँ बेटा, ये नेरिस फेरिटिमा इसका भारतीय केंचुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम है नेरिस फेरिटिमा। और अर्थबॉर्म ये केंचुआ है बेटा। अर्थ माने पृथ्वी, जमीन, और बॉर्म कहते हैं कृमि। अर्थ कहते हैं जमीन है, पृथ्वी, और बॉर्म कहते हैं कृमि, क्योंकि मिट्टी में रहता है बेटा। केंचुआ कहां रहता है? मिट्टी में रहता है, और मिट्टी को ही खाता है। अरे मिट्टी के अंदर जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनको अपना भोजन बनाता है, और फिर आप जानते हैं बेटा, एक गोली गोली के रूप मिट्टी को बाहर निकालता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। यदि जिस मिट्टी में जितने अधिक केंचुए होते हैं, वो मिट्टी उतनी अधिक उपजाऊ होती है। इसलिए केंचुए को क्या बोलते हैं बेटा? केंचुए को किसान का दोस्त बोलते हैं। किसान का दोस्त है बेटा, किसान का मित्र है, सखा है। और नेरिश और लीच, ये एग्जाम्पल याद रखना। नेरिश नहीं जानता? जो कातर बोलते, वैसे पैरापोडियम पाए जाते हो, उपांग पाए जाते हैं, बहुत सारे पैर पाए जाते हैं चार तरफ। पैरापोडियम पाए जाते हैं, इसमें चार तरफ पैर पाए जाते हैं, बहुत सारे, असंख्य पैर। एक जलीय नेरिस भी होती है, जल में तैरती है वो। ये जल में डूबेगी नहीं, ध्यान रखना, जल में तैरेगी, जलीय नेरिस। पार्सपोडिया पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं बेटा, चारों तरफ बहुत सारे पैर। तो ये आपको याद रखने हैं। बहुत सारे पैर, जो पैर वाली डोलती है ना, एक तो बोलते थोड़ी से शरीर में लंबी होती है, और एक होती है, कहीं बोलते कान खजूरा, लंबा लंबा होता है, बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। यदि आप सो रहे हो अचानक, और यदि आपके कान में घुस गया कान खजूरा, तो कान खुजाते रहना फिर बेटा, फिर निकलता नहीं है। आप कोई पात्र लोगे, कान डाल दो, वो मर जाएगा अंदर, फिर क्या करोगे? जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कचरा न करवाना पड़ेगा। जब जाके कान खुजाना बंद करोगे, तब तो बोलते तो कान खजूरा, कान खुजाते रहो। आप लेट रहे हैं, जमीन में घुस सकता है, कहीं भी जहां इसको स्थान मिलेगा। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा क्या है? ये आर्थ्रोपोडा जानते हो बेटा? आर्थ्रॉन,
ए आर आर्थ्रॉन कहते हैं ज्वाइंटेड, GOI एंड ज्वाइंटेड, जुड़े हुए, जुड़े हुए। और पोराज, PODAS, पोराज कहते हैं बेटा पैर, इनको बोलते हैं FOOT, फुट। तो आर्थोपोडा में जुड़े हुए, आर्थो कहते हैं जुड़े हुए, पोडा कहते हैं पैर। अब जुड़े हुए पैर किस में पाए जाते बताइए? कभी आप देख रहे मकड़ी देखी है? पैर खंडों में बटे हुए होते हैं, एक एक खंड तोड़ सकते हो। मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, ये सबके पैर कैसे होते हैं? भौरा है, राम जी घोड़ा है, सही कह रहे हो। ये सब किस में आते हैं? आर्थोपोडा में आते हैं। आर्थोपोडा, झिंगुर भी इसी में आता है, झिंगुर भी इसी में आता है बेटा। जोरदार पैर, इसका मतलब बेटा संधि युक्त, संधि युक्त पैर। जोरदार कहते हैं जोड़ संधि या संधित पैर, ज्वाइंटेड पैर, संधि युक्त पैर होंगे। काइटिन का बाह्य कंकाल, एक कवच होता है, कभी देखना झींगुर के ऊपर या मधुमक्खी के ऊपर एक काइटिन का पतला कवच होता है। तो ध्यान रखना इनके ऊपर एक बाह्य कवच होता है, किसका? काइटिन का, काइटिन का बही कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की, काइटिन किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है काइटिन। वैसे काइटिन पदार्थ है, पर ये काइटिन का एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। सबसे बड़ा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या बेटा? ये जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और इसमें जंतु जगत की 2/3 जातियां सम्मिलित हैं। और इसमें जंतु जगत की 2/3, 2/3 जाति सम्मिलित हैं। उदाहरण की बात करेंगे आगे। आर्थोपोडा के एग्जाम्पल क्या बेटा बताइए? कॉकरोच जानते हैं बेटा, किचनों में पाया जाता है। हनी बी जानते हैं? मधुमक्खी। क्या बेटा? ये मधुमक्खी। स्पाइडर जानते हैं? मकड़ी। स्पाइडरमैन का नाम सुना होगा आपने, ये मकड़ी होती है, मकड़ी। और प्रॉन जानते हैं? उसको झींगा बोलते हैं, प्रॉन जीप है बेटा, झींगा बोलते हैं। अब आता है दूसरा 8वां संघ आता है, संघ मोलस्का। मोलस्का, इसका मतलब जानते हो बेटा? जैसे मुख्य लक्षण दे रखे हैं, नरम शरीर का मतलब बेटा कोमल
शरीर। ये बात ध्यान रखना, इनका जो शरीर होता है कोमल होता है। मेंटल उपस्थित, जानते हो ये मेंटल का मतलब होता है आज एक कवच। क्या होता है बेटा? कवच। इनके ऊपर एक कवच पाया जाता है। सेल पाया जाता है। सेल मान चट्टान। बेटा आप जानते हो इनके ऊपर जो सीपी घोंगे देखे आपने कभी भी? उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक बाह्य कंकाली होता है ना। अब वो चट्टान की तरह कठोर होता है बेटा। कभी देखा होगा शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, वो जीव का कंकाल ही है, बाह्य कंकाल है। उसको ही मेंटल कवच बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो ये सेल चट्टान की तरह होता है बेटा। कितनी वर्ष, हजारों लाखों वर्ष यदि ये पानी में पड़ा रहे ना, जीव खत्म हो जाएगा लेकिन कवच खत्म नहीं होता। वो तो पानी में समुद्रों में मिलता है बेटा, क्या शंख सीपी वगैरह मिलते हैं ना, ये खत्म नहीं होते, कठोर होते हैं। देखा होगा आपने, ये जमीन में गिरा दे तो भी टूटते नहीं। हाँ बजरी में आता है वो। तो जो सीपी होते हैं वो हल्के होते हैं, जो शंख आता है वो मजबूत आता है। वो बड़े बड़े शंख पाए जाते हैं, हाथ में पकड़ो, बड़े बड़े शंख होते हैं काफी। जब भी पहले युद्ध होते थे पता है आपको, तो शंख ही बजता था। शंख की आवाज को काफी दूर तक आप सुन सकते हो। हाँ, अरे जैसे हमारी हड्डी होती है, हाँ ऐसे ही है। नहीं, बाहर बही कंकाल होता है बेटा, ये बही कंकाल होता है। देखो सेल पाया जा सकता है। सेल का चट्टान की तरह होता है। सेल मान चट्टान होती है? हाँ, शुभ माना जाता है। अब से नहीं बेटा, बहुत पहले से ही महाभारत का युद्ध, जितने भी युद्ध हुए ना, शंखनाद होता था। रामायण का युद्ध भी हुआ था, रामायण में भी रावण और श्री राम के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें भी शंखनाद होता था पहले, युद्ध से पहले और युद्ध की समाप्ति पर। यह पहचान होती है बेटा कि हम लोगों को चाल के भाई अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ की मतलब कि शंखनाद करते थे, और जब समाप्ति दिन छिपने को होता था तब भी शंखनाद करते थे। लेकिन रावण युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। वो ना तो प्रारंभ में और ना वो छिप के, भाई राक्षस का कोई धर्म नहीं होता, वो तो रात्रि को युद्ध लड़ते थे, छिप के बाहर करते। लेकिन महाभारत में ये बात फैक्ट थी बेटा कि युद्ध प्रारंभ होता जब शंखनाद होता था, और युद्ध समाप्ति पर भी दिन छिपते ही शंखनाद हो जाता, युद्ध समाप्त। एग्जाम्पल देखिए, पिला या पाइला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइला सेब घोंगा है। ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, बेताल मछली, ऑक्टोपस बेताल मछली। और ये सीपिया। तो ये आपको नाम याद रखने। इकाइनोड मीटर पढ़ोगे आप, इकाइनोडर मीटर। इसका मतलब जानते हो? सोल युक्त प्राणी, इनके शरीर पर कंटक पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। लिख रहा मुख्य लक्षण। इस पॉइंट को नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए, ऑब्जेक्ट में आएगा। अरे देख लो केवल, और आपको ये पीडीएफ डाल दी जाएंगी। जैसे कि आपको ये इसका विस्तार रूप से डालेंगे बेटा, अभी एक और पीडीएफ बनाएंगे इसका, और डीपली, मतलब बाहर ना जाए। दो तरह के पीडीएफ या देख रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे मैथ के भी हैं तो वो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ पाते, तो हमने ये नॉर्मल ले लिया है। और कुछ बच्चे बायो के डीपली लेना चाहें तो हम इसका डीपली बनाएंगे।
हाँ, शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, कंटक। कांटों की उपस्थिति होती है, नाम पड़ा है इकाई डॉलर मीटर का मतलब शूलयुक्त प्राणी है, शूलयुक्त प्राणी है, शरीर पर कांटे पाए जाएंगे। और ये बात भी नोट कीजिए, नोटेड, वाटर वस्कुलर सिस्टम का मतलब है जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र। इसका मतलब है जो जल संवहन, जल के माध्यम से संवहन क्रिया होती है, जलीय जीव हैं। टोटल इस संघ में पाए जाने वाले, बात नोट करना, सभी जीव जलीय होते हैं। क्या लिखा बेटा? सभी जीव जलीय होते हैं। और जब जलीय होते हैं तो संवहन की जो क्रिया है वो भी जल द्वारा ही होती है। शरीर में जल प्रवेश करता है, जल के माध्यम से ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलना और तत्वों का जो आदान प्रदान होता है जल के द्वारा ही होता है। इसलिए इनमें क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र, वाटर वस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए बेटा, स्टारफिश ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती, मत्स्य वर्ग में नहीं है। स्टारफिश इकाई नोडमेटा, ध्यान देना बेटा, जो स्टारफिश है उस पर कांटे पाए जाते हैं। सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन है बेटा, ये क्या है? ये समुद्री, ये मछली नहीं है, नाम इसका स्टारफिश है, ये मछली नहीं है, ये इकाई नोडमेटा संघ का प्राणी है। मछली से समुद्री घोड़ा तो घोड़ा नहीं है, वो समुद्री जीव है, पर नाम उसका है क्योंकि उसकी आकृति घोड़े से मिलती जुलती है। स्टारफिश स्टार जैसी आकृति का जीव है, पानी में तैरता है बेटा, वो समुद्री घोड़ा होता है। सी ऑफ अर्चिन, समुद्री अर्चिन, और सी कोकुम्बर, बताए क्या होती है? सी कोकुम्बर समुद्री, हाँ जी, करकटी, कुकुम्बर या कुकुमेरिया, ये होती है सी समुद्री करकटी। तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। दसवां है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है? हेमी और हेमी जानते हैं, ये अर्ध कशेरुकी है। कैसे है ये? अर्ध कशेरुकी। एक चीज नहीं पाई जाती, पृष्ठ रज्जु, बाकी के इनमें क्या होता बताइए बेटा? क्लोम दरारें पाई जाती हैं, गेज दरारें बोलते हैं इनको। केवल हमारी तरह होती है बेटा पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु, मतलब कि तंत्र का रज्जु नहीं होती, और इनमें क्या नहीं होता बेटा? कशेरुक रज्जु नहीं होती, इनमें पृष्ठ रज्जु नहीं होती है। गसनी क्लोम दरारें तो पाई जाती मानव की तरह, इसलिए इनको बोलते हैं अर्ध कशेरुकी, क्योंकि अर्ध माने आधे, आधे लक्षण तो है कशेरुकियों के, आधे नहीं है, केवल पृष्ठ रज्जु नहीं है और बाकी सब कुछ है। इस कारण को बोलते हैं अर्ध कशेरुकी। हेमी कॉर्डेट, हेमी कहते हैं हाफ,
और कॉर्डेट कहते हैं कशेरुकी। ये हाफ कशेरुकी है, अर्ध, हाफ माने अर्ध। मुख्य लक्षण है शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। बताइए बेटा, ये नाम सुना होगा, ये नाम नहीं सुने आपने, सुंड और कॉलर और धड़, ये 3 नाम सुने बेटा कि इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। सुंड, ये इसका मतलब है सुंड, लिख रहा सुंड, आगे सूंड, ये हाथी की सूंड होती है ना, सूंड, वो सुंड ही है, हाथी की सूंड। कॉलर, कॉलर जानते हो बेटा, जैसे बेटा हमारी ये कॉलर है, ये गर्दन वाला भाग बोल सकते हैं। और धड़ जानते हैं, ट्रंक, ये धड़ है। तो इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा सिर, कॉलर और धड़ बटा हुआ है, पुच्छ नहीं पाई जाती है हमारे अंदर। जब इनका शरीर बना हुआ है सुंड, सिर की जगह सूंड होती है जो हाथी के अंदर होती है। इनका शरीर होता है सुंड, कॉलर और धड़ में बटा हुआ होता है। उदाहरण है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, सैको ये याद, नाम याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना। बोलिए। टंक माने सूंड होती है। फिर प्रोबोसिस, ये क्या है? वैसे ये लग रहा है ट्रंक माने सूंड होती है, पर ये धड़ के लिए कोई सिमिलर वर्ड हो सकता है। आप हिंदी में याद रखो, 3 भागों में बटा हुआ है सुंड, कॉलर और धड़, और देख लेंगे इस ट्रंक शब्द को। वैसे ये क्रमागत है तीनों, वैसे लग रहा है ये कि ट्रंक माने सुंड, तो ये फिर उल्टा होगा। ठीक है, कुछ इंग्लिश वर्ड हैं। ये तो कॉलर माने तो कॉलर है ही है, ट्रंक धड़ के लिए और बताइए, देख लेंगे इसको। ठीक है, ये लास्ट रह गया बेटा, हो गया बस केवल। कशेरुकी कॉर्डेट्स, इनमें नोटोकॉर्ड क्या होती बेटा? नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी। इससे पहले बताया था आपने कि नोटोकॉर्ड जानते हैं, पृष्ठ रज्जु बताई थी आपको, पृष्ठ रज्जु और रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसका साइक्लोस्टोमेटा एक ही संघ है। बड़ा ध्यान रखना, इसको पिसीज और टेट्रापोडा 2 उपसंघों में बांट दिया गया था। पिसीज जिसे मछलियां आती हैं, और टेट्रापोडा जिसमें 4 पैर वाले जीव आते हैं। तो इसका केवल एक वर्ग है और वो है साइक्लोस्टोमेटा। क्या ये एक ही वर्ग है? साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के इसके लक्षण क्या हैं? साइक्लोस्टोमाटा के पहला लक्षण है जबड़े नहीं पाए जाते। मैं लिखा था बड़ा पिसीज वर्ग और एक टेट्रापोडा, तो पिसीज में जबड़े अनुपस्थित और टेट्रापोडा में जबड़े उपस्थित। जबड़े नहीं पाए जाते। परजीवी मछलियां, इसमें जो भी मछलियां आती हैं वो परजीवी होती हैं। परजीवी जानते हो, जो दूसरों के शरीर में रहते हैं।
शरीर के ऊपर या बाहर, ऊपर ज्यादातर ऊपर रहती है। बाह्य परजीवी के रूप में बेटा, कैसी? बाह्य परजीवी के रूप में। पेट्रोमाइजोन का नाम सुना होगा, और मिक्सेन, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने। साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े नहीं पाए जाते, इसमें सभी परजीवी मछली आती है। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरा कॉन्ड्रिक्थिज का नाम सुना, और ऑस्टिक्थिज, ये आपका कॉन्ड्री क्या बेटा, ये कॉन्ड्री कॉन्ड्रिक्थिज। देखो ये इसके बाद जो संज्ञा आएगा वो ऑस्टी, हड्डी पाई जाती है। ऑस्टी कहते हैं हड्डी। इनमें उपास्थल कंकाल होता है, ये बात ध्यान रखना। इनमें जो कंकाल होता है किसका बना होता है बेटा? हड्डियों का बना हुआ नहीं होता, उपास्थ्यों का बना होता है। बात दिमाग में रख लो बेटा। कॉन्ड्रिक्थिज का जो जो कंकाल होता है, अंत कंकाल, किसका बना होता है? उपास्थि, हड्डियों का बना हुआ नहीं होता। ये हमारी नाक है ना बेटा, इसमें उपास्थि है। ये कान है, इसमें उपास्थि है, हड्डी नहीं है। समुद्री मछलियां, इसमें समुद्री मछलियां आती हैं, और जो भी मछली आते हैं इनमें बेटा हड्डियां नहीं पाई जाती। इसको खाने में लोगों को टेस्ट आता है बेटा, केवल सीधे काट के सीधे ही, जो देखेंगे चीन वाले लोग सीधे ही तल के सीधे खा जाते हैं वो। और जिनमें काट हड्डियां होती हैं उनके कांटों को बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए खाने में बहुत आसान होती है ये इसमें, क्योंकि उपास्थ्य पाई जाती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती। उदाहरण है शार्क, शार्क मछली, और स्कोलियोडॉन। जानते हो कौन? स्कोलियोडॉन, कुत्ता मछली। स्कोलियोडॉन क्या बेटा? ये कुत्ता मछली। इसकी क्षमता होती है कुत्ते की तरह सूंघने की क्षमता, इसका नाम बोलते कुत्ता मछली। तो यहां में दो चीज याद रखनी है, समुद्री मछलियां आती हैं और इनका कंकाल होता है, वो पास्थि का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल याद रखना है, कुत्ता मछली कैसी है? उपास्थल है, और रोहू मछली अस्थिल है। अब ये आपका ऑस्टिक्थिज है, ऑस्टिक्थिज। तो देखिए बेटा, पहला लक्षण है इसका अस्थिल कंकाल, बताया था आपको। इससे पहला उपास्थल कंकाल था, इनका अस्थिल कंकाल होता है, गलफड़े से श्वसन करते हैं, गिल्स द्वारा। हालांकि इससे पहले भी ये सिमिलर पॉइंट भी गलफड़े, जानते हो बेटा, गिल्स, गिल्स के माध्यम से वो भी करते थे इससे पहले। और उदाहरण है रोहू, बताया था आपको, रोहू उपास्थल का अस्थिल कंकाल है। कतला, ये क्या है बेटा? कतला, ये रोहू। लेबियो, ये एग्जाम्पल याद रखना। मच्छी को जैसे भाव है। हाँ बेटा, शोषण की आवाज। हाँ जी।
गिल्स के माध्यम से करते हैं। गिल्स को ही गलफड़े बोलते हैं। नहीं गल पड़ो मानो में हाँ, पुलिस मार रहा है बारे में अच्छा है बारे में गलफड़े हो या गिल्स हो, ध्यान रखना, गलफड़े बोलते हैं। अब देखिए 4 वर्ग रह गए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, सरीसृप और एबीज और मैमेलिया। अब देखिए जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। इधर ध्यान से, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। त्वचा कैसी होती है? नम होती है। उदाहरण है मेढक है, सैलामेंडर है, ये याद रखने हैं। और एम्फीबिया कैसे होते हैं बेटा? ये उभयचर हैं, उभयचर हैं, सभी उभयचर इसी में आते हैं। रेप्टिलिया देखिए, रेप्टिलिया का मतलब जानते हो बेटा? सरीसृप। रेंग कर चलने वाले, कैसे बेटा? रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले। लक्षण देखिए, सूखी त्वचा होती है सरीसृप की, जिसको बोल सकते हैं सल्की। और ये त्वचीय कैंचुल के रूप में अपने छल को छोड़ते हैं। देखा होगा आपने, किसके रूप में छोड़ते हैं? ये कैंचुल। अपनी त्वचा को छोड़ते बड़े इस रूप में कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं, ध्यान रखना। छपकली भी छोड़ती हैं, पर छपकली की पैरों से वो बाहर निकल नहीं पाता पूरा कवच, इसलिए बिखर जाता है। सांप की कांचुली आपको मिल जाएगी, त्वचा होती है, सल की विक्षिप्तियां होती हैं इसमें। और सभी ये पॉइंट भी नोट कीजिए, नोटेड। इस संघ में जो भी जीव आते हैं सरीसृप में, वो सभी अंडे देने वाले होते हैं। कैसे आते हैं वो? अंडयोज, अंडे देने वाले, अंडयोज आते हैं। उदाहरण ध्यान रखना, स्नेक जानते हो? सांप। ये सर्प है, लिजार्ड, छिपकली और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एबीज वर्ग देखिए बेटा, एबीज सब जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसमें आते हैं पक्षी। क्या आते हैं बेटा? पक्षी आते हैं। लक्षण क्या है? शरीर पर पंख पाए जाते हैं, उड़ने की क्षमता। जितने भी एबीज में आते हैं, केवल तो लंबी उड़ान नहीं बढ़ सकता, छलांग लगाता है, बाकी के सब उड़ने में सक्षम होते हैं। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का होता है। पिगॉन जानते हैं? पिगॉन है कबूतर। क्रो, कबूतर, क्या बेटा? कौवा, कौवा। पीकॉक, मोर। एक बात ध्यान रखना, शरीर पर पंखों की उपस्थिति, इसका मतलब होता है कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और उड़ने की क्षमता पाई जाती है। अब देखिए लास्ट वर्ग रह गया है, समाप्त होने वाला है, मैमेलिया। इसको बोलते हैं मैमेलिया, स्तनधारी। देखिए शरीर पर बाल पाए जाते हैं,
कई बाल काले होते हैं तो कई सफेद रोम के रूप में होते हैं, बाल तो होते ही हैं शरीर पर। स्तन ग्रंथियां, ये भी नोट करना बेटा, इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता ये मैमेलिया जो नाम पड़ा है ना, मैमल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियों के रूप में नाम पड़ा इसका मैमेलिया, मैमर ग्लैंड्स। बच्चे को दूध पिलाते हैं, जरायुज नहीं, स्तनधारी, जरायुज। हालांकि ये सब बच्चे देने वाले होते, सही कह रहा है, जरायुज ही होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? जरायुज, जरायुज, बच्चे देने वाले। क्या होता है बेटा ये? बच्चे देने वाले। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मानव, क्रो काऊ गाय, डॉग कुत्ता, ये व्हेल है बेटा। व्हेल एक स्तनधारी है या व्हेल एक स्तनधारी है, हालांकि व्हेल मछली है पर ये स्तनधारी में आती है। अब बेटा देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव कर लो। अरे कहां से निकाला था बेटा ये? इससे उसके बाद में और किस कहाँ गए थे बेटा इसमें? अच्छा, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन देख लो एक बार।